कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद भारत में एक पत्थर या तो ये कि फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं उसको ये मान लेता हूं कि भाईचारे में नहीं फेंका, भाईचारे की वजह से पत्थर नहीं फेंका। मैं थोड़ी देर के लिए इस झूठ जो इतने पिए हैं उसमें एक और पी लेता हूं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, जिसे भारत के मुसलमान भाइयों ने दिल से स्वीकार किया है, हमें यह बात माननी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सोच के फैसला दिया कि भविष्य के भारत में ऐसी चुनौतियों को समाप्त कर दिया जाए, यह झगड़ा दोबारा ना हो। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि आज देश में एक सरकार है, सौहार्द का माहौल है, और जो लोग गजनबी और औरंगजेब को अपना वारिस बताते हैं, जो कहते हैं कि हम वारिस थे अब लावारिस हो गए, जो आपके शहर में बैठ करके ज्ञान देते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, हम सबक सिखा देंगे। एक 15 मिनट का समय मांग रहा था, 2002 के बाद मांगना बंद कर दिया। तो इस किस्म की भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, अच्छे मुसलमान बहुत हैं इस देश में। इन अच्छे मुसलमानों के ही सामने 6 महीने का समय निर्धारित करे और भविष्य में मथुरा और काशी को भी सुलझा दे। न कोई पत्थर फेंकेगा क्योंकि पत्थरों को रोकने वाले आ गए हैं, और सौहार्द की धारा देश में बहेगी। हम देखते हैं गंगा जमुना तहजीब कितने जोर से चलती है। तो आज संकट आपके सामने, जो आपने टॉपिक दिया है, वो टॉपिक इतना रिलेवेंट है कि अगर हमने आज बोले नहीं, अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठे, तो जिसे आप आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, ये बचेगा नहीं। क्योंकि देश संविधान से चले, पुलिस से चले, फौज से चले, तमाम जितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जब उससे नहीं चलता है तो देश के टूटने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और आज जो कुछ भी हो रहा है, उसको आपकी और मेरी जनरेशन को समझने के लिए 5000 साल पुराने सभ्यता में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 1946 की घटनाओं को याद कर लीजिए। 1946 में पाकिस्तान लेने के लिए जो नारे लगाए जा रहे थे, जो मुस्लिम लीडरशिप उस वक्त की बड़ी बड़ी तकरीरें कर रही थी, उसी तकरीर का एक हिस्सा था डायरेक्ट एक्शन। यह डायरेक्ट एक्शन क्या था? सीधी हथियारों से कार्रवाई। और इसका पहला एक्सपेरिमेंट यूनाइटेड बंगाल के अंदर सोहराबुद्दीन, जो मुसलमान वहां का मुख्यमंत्री था, उसकी लीडरशिप में 1946 को 16 अगस्त 1946 को पहला भारत में डायरेक्ट एक्शन हुआ। उस डायरेक्ट एक्शन के तहत, मैं इसलिए कहता हूं कि आप बार बार इस गलतफहमी में, गफलत में चले जाते हैं कि उस वक्त लोग महान थे। मैं कहता हूं आज के तो इतनी ही उनकी औकात है कि वो शाहीन बाग पे बैठे हैं, लेकिन उस वक्त के इनसे 1000 गुना खतरनाक लोग थे। सोहराबुद्दीन ने अपने राज्य की पुलिस को 3 दिन की छुट्टी दी। डायरेक्ट एक्शन हुआ। और आज तो इंफॉर्मेशन का दौर है, सब कुछ आपकी उंगलियों पे है। 15,000 हिंदुओं का एक तरफा कत्लेआम हुआ। महीनों उनकी जो लाशें थीं वो स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे पड़ी रही। आधे से ज्यादा लोग छोड़ के भाग गए। यह 16 अगस्त 1946 की घटना है और 1 साल के बाद पाकिस्तान बन गया। आज जो भी कुछ है इस आधुनिक दौर में, सिर्फ इतना ही बदला है कि आज दिल्ली में जो लोग हैं वो न गुलाब का फूल लगाते हैं और न कबूतर उड़ाते हैं। इसलिए लड़ाई का वेपन बदला है, एजेंडा वही है। इसलिए आज मुस्लिम लीग का झंडा लेकर के डायरेक्ट एक्शन नहीं हो रहा। आज भारत के तिरंगे को लेकर के और संविधान की दुहाई और अंबेडकर की तस्वीर लगा करके कर रहे हैं। लेकिन मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से भी है।
आप सवाल खड़ा करें, जिस अंबेडकर का बार बार नाम लिया जा रहा है, जिस अंबेडकर का बार बार हवाला दिया जा रहा है और यकायक अंबेडकर से प्यार हो गया है, अंबेडकर की किताब तो पढ़ लो भाई। पूछो अंबेडकर ने आपके बारे में क्या राय की थी, इस्लाम के बारे में क्या राय थी, पाकिस्तान पे उनका क्या विचार था। अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान तो पढ़ के बताइए। उस आदमी ने सच सच कहा, यह बदकिस्मती है उस आदमी की कि हमारे यहां झूठे लोगों को महान बनाया गया, और जो ईमानदार उस वक्त था और जो आज भी उसकी किताबों को अगर आप पढ़ लें तो उससे ज्यादा ईमानदार आदमी मुझे कोई नजर नहीं आता। अगर उसकी बातों को माना होता तो आज यह दिन भारत को देखना नहीं पड़ता। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में वो लिख रहे हैं, यह किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब भारत का बंटवारा मजहब के नाम पे हुआ था तो यहां एक भी मुसलमान कैसे रहेगा, इसको भी जाना चाहिए। साफ साफ कहा उन्होंने। और B.R. अंबेडकर का किसी हिंदू महासभा से और RSS से संबंध नहीं था। यह कहकर के आप उस ज्ञानी आदमी की बात को झुठला नहीं सकते। आज उनका सारा का सारा इतिहास और सारी किताबें मौजूद हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अंबेडकर का इस्तेमाल, अंबेडकर के फ्रॉड वारिस, अंबेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, अंबेडकर को सड़क सड़क गली गली बेचने वाले लोग आज भी सच बोलने से कतरा रहे हैं। इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि एक फ्रॉड नैरेटिव चल रहा है जो 1946 में जिन्ना ने जिसका एक्सपेरिमेंट किया था, और चंद सालों बाद वो एक्सपेरिमेंट खराब हो गया और वो साहब हिंदुस्तान आ गए। लेकिन हम 70 साल के बाद उसी नैरेटिव को दोबारा से देख रहे हैं, सिर्फ उसमें स्लोगन बदला है, जय भीम और जय मीम। इस जय भीम और जय मीम को बारे में आप सब लोग एक्सपोज कर सकते हैं, बहुत सारी किताबें हैं। यह भी एक किताब है, इस किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस शख्स के बारे में जितनी बातें मैं पढ़ता हूं, बार बार सोचता हूं कि किस तरीके का मैनेजमेंट रहा होगा कि जिस शख्स को हमारा राष्ट्रपिता कहा गया, कौन सी ऐसी बात है कि उसको राष्ट्रपिता कहने से मुझे गर्व पैदा हो, मुझ में सम्मान का भाव पैदा हो। पूरी दुनिया क्या लिख रही है उनके बारे में, जो जो उन्होंने कहा वो सब आ रहा है सामने। लेकिन एक ऐसा आदमी के उस दौर में जिसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसने तब भी सच कहा और मरते मरते सच लिख के गया। इससे ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमारा आइडियल हो, कोई हमारा ऐसा युग पुरुष हो, कोई हमारा ऐसा लीडर हो और उसके बारे में हमें यह पता चले कि यह झूठा है, कायर है, चोर है, मक्कार है, इसने दुनिया के सारे झूठ बोले और हम उसको कहें कि यह हमारा महापुरुष है? हो सकता है? भगवान रामचंद्र जी भी लंका गए थे, उनकी पत्नी को कोई ले गया था, और आपको अगर यह पता चले कि वो लंका गए, अपनी पत्नी को छुड़ा के लाए और सोने की लंका लूट करके और वहां की तमाम औरतों को लेके आ गए थे, आपके मन में सम्मान का भाव जगेगा या अपमान का भाव जगेगा? लेकिन हमने यह होने दिया। और एक शख्स जिसे मैं आज के दौर में कहूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता हो, लेकिन आप सबसे और जो भी मेरी बात सुनते हैं, जो सौरभ भाई की बात सुनते हैं, 1000 साल के बाद आपको मौका मिला है, सच बोलिए, मत डरिए किसी से। जो आने हैं जाने हैं, सत्ताएं आएंगी चली जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, यह सिलसिला चलता रहेगा। आप अपना नाम किसमें दर्ज कराना चाहते हैं यह आज आपको तय करना है। यह कहने से कुछ मिलता नहीं है। हम सब लोग अपनी अपनी इनिंग खेल चुके हैं। कोई जीवन में ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के यह काम शुरू किया हो। यह पार्ट टाइम काम नहीं है कि चलो 10 मिनट के लिए राष्ट्रवादी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यह कन्विक्शन के तहत लोग जो देश में काम कर रहे हैं, उनका यह अकीदा है, वो ये मानते हैं, इसलिए आपके साथ में हैं। और इसीलिए आप मुंबई जैसे शहर में, जहां लोगों के पास 2 मिनट का वक्त नहीं होता,
हम जैसे लोगों को भी सुनने आप आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, विदेशों तक में लोग सुनते हैं। उसकी सिर्फ वजह इतनी है